हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्लास हम आपके ले रहे थे, तो उसमें लेसन नंबर 3 का फर्स्ट भाग कंप्लीट किया है, जिसमें हमने रिलेशन मॉडल के बारे में डिस्कस किया था कि रिलेशन मॉडल जो होते हैं वो रो एंड कॉलम में, मतलब टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग रिलेशन मॉडल के जो कोड्स के 12 नियम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आर के स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाके तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स अवेलेबल है, जाके वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात पीछे जो हमने पढ़ाए हैं फर्स्ट भाग में लेसन नंबर 3 का, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि रिलेशन मॉडल क्या होता है, इसके बारे में समझे थे और उसके कुछ कंसेप्ट थे। ठीक है, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, ठीक है, कॉलम्स क्या होते हैं, नल वैल्यू क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। और रिलेशन मॉडल के जो कंस्टेंट थे, की कंस्टेंट, डोमेन कंस्टेंट और एक और था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था हम। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कोड रूल्स पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले कोड होता क्या है इसके बारे में समझते हैं कि कोड का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोड होता है वो डाटा को संचालित करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम डाटा के वास्तविक रूप माने फिजिकल स्ट्रक्चर के से स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात डाटा के फिजिकल स्टोर में होने वाले किसी भी परिवर्तन का प्रभाव एप्लीकेशन प्रोग्राम पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कोड्स के रूल का नियम का फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग डाटा वगैरह सेव कर रहे हैं तो उसमें कोई भी स्टोर कर रहे हैं फिजिकल रूप से, तो हमारा कोई भी डाटा गलत तरीके से, ठीक है, गलत तरीके के सेव ना हो, मतलब अच्छे तरह से सुचारू रूप से चलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कोड्स के नियम को। जैसे कि कोई भी वर्क्स करने के लिए हमें कोई रूल्स की ज़रूरत होती है, अगर हम उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमसे दुर्घटना हो जाती है। जैसे कि रोड पे हम लोग चल रहे हैं, जिस साइड से हम लोग को जाना है उस साइड से ना चल के दूसरे साइड से जाएं तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि हमारा दुर्घटना हो जाए। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि कुछ नियम से उसको रहते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो सेम कोड्स के भी नियम है, तो उनको भी हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके 12 नियम है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। 12 नियम है, एक एक के बारे में स्क्रीनशॉट आप मार लीजिएगा, ले लीजिएगा, तो दिखा दे रहे हैं। अब एक एक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो नाम भी आप पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है जीरो कोड। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है जीरो रिलेशन कैपेबिलिटी, माने इसकी जो क्षमता है, ठीक है, रिलेशन मॉडल में जो इसकी क्षमता है डेटाबेस को स्टोर करने का, उसको सबसे पहले हम लोग जीरो में पढ़ते हैं, तब हम लोग इंफॉर्मेशन रूल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले में क्या होता है कि डेटा में इतनी क्षमता होनी चाहिए। पहला रूल ये है कि रिलेशन कैपेबिलिटी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि डेटाबेस में अपने आप को मैनेज कर सके। क्या कर सके, अपने आप को मैनेज कर सके, अर्थात यह स्वयं की देख रेख कर सके। ठीक है, इतनी क्षमता होनी चाहिए रिलेशन मॉडल में। ठीक है, इसके जो डाटा है, इतनी डाटा, ऐसी डाटा होनी चाहिए जिसमें कि यह अपने आप को क्या कर सके, देख रेख कर सके। ठीक है, एक RDBMS में अपने डेटा को संग्रहित डेटा सूचना को देख रेख व उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी रिलेशन क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब अपनी जो डेटा है, जिस टाइप के डेटा हमने रिलेशनल मॉडल में स्टोर किया है, उस डेटा को अपने अनुसार उसको नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। ये रूल्स आपका रिलेशन कैपेबिलिटी में है। ठीक है, डेटा में यह सुविधा होना चाहिए कि हम उसमें क्वेरी कर सके। क्या कर सके, क्वेरी कर सके। यदि कोई डेटाबेस इस नियम का पास कर लेता है तभी वो आगे जो 12 नियम है उनमें वो जा सकता है। ठीक है, माने उनकी सबसे पहले यहाँ पे समझ जाएंगे कि जीरो ये रिलेशनल कैपेबिलिटी का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि कैपेसिटी से। ठीक है, कि जो उसकी कैपेसिटी है वो उसके अंडर में होना चाहिए। यदि हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क होना चाहिए वो हमारे अंडर में होना चाहिए। ये नहीं कि जो वर्क हमने दे दिया वो कोई कर रहा है ज़रूर, लेकिन वो किसी और के अंडर में हो जाए। ठीक है, तो ऐसी जो डाटा हमारा जो रिलेशन मॉडल में है उसमें डाटा ऐसा स्टोर होना चाहिए कि वो उसकी क्षमता के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, तब वो पहला इन्फॉर्मेशन जो रूल होता है उसमें प्रवेश करेगा। ठीक है,
तो इन्फॉर्मेशन रूल क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन रूल जो होता है, देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन रूल आपका है, इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन रूल्स अकॉर्डिंग या रिलेशन डेटाबेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमेशा एक ही फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे कि टेबल फॉर्म में है तो वो टेबल फॉर्म में ही होनी चाहिए, ये नहीं कि वो बदलना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रूल्स में यहाँ पे है कि जो फॉर्मेट में है, माने अगर वो टेबल फॉर्मेट में उसके डाटा हैं तो उसके जो डाटा हैं वो टेबल फॉर्म में ही रहने चाहिए, अर्थात सूचना या डेटा का प्रवेश इंसर्ट भी टेबल फॉर्म में होना चाहिए। माने अगर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन के इसमें अगर टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्मेट में डाटा को स्टोर किया है तो वो जो इंसर्ट करे चाहे डिलीट करे, जो भी करना हो हम टेबल के ही फॉर्म में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसमें अगर हमको कोई और लेना है डाटा को तो उसमें हमको टेबल के ही फॉर्म में मतलब स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तब ये इन्फॉर्मेशन रूल को फॉलो करता है। अब हम लोग अगला नेक्स्ट है जो हमारा सेकेंड, तो दूसरा हमारा है ये ग्रांटेड एक्सेस रूल। इस रूल्स में क्या होता है समझिएगा कि इस रूल्स मतलब RDBMS में जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जो डाटा संग्रहित किया जाएगा, ठीक है, उसके जो संपूर्ण डाटा है, माने जो भी हम लोग मान लीजिए टेबल के फॉर्म में स्टोर किया, हमने डाटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर किया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस रोल को ये फॉलो करता है, ठीक है। यदि कोई यूजर प्राइमरी के साथ किसी भी कॉलम को मांग करता है, ठीक है, कोई प्राइमरी के साथ माने प्रथम कोई भी होगा यूजर, कोई भी प्रथम यूजर होगा और उसके साथ किसी कॉलम की मांग करे तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ आउटपुट और से मिलना चाहिए, माने उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी जो होते हैं वो मतलब कॉलम नल नहीं हो सकते। माने कोई भी यदि अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा नल नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा रहेगा, इसलिए हमको कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलिए तीसरा समझते हैं कि तीसरा हमारा क्या है। तीसरा हमारा जो है, तो गाइस हमारा जो तीसरा है वो है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स। इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारा RDBMS में डाटा स्टोर होता है, माने रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डाटा होते हैं वो नल्स तो अलाउ होते हैं, माने उसमें मतलब डाटा बिल्कुल साफ कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर डाटा स्टोर हम लोग इसमें टेबल के फॉर्म में किए हैं तो इसको हम लोग खाली भी कर सकते हैं, ये अलाउ है। सिस्टमैटिक मतलब ट्रीटमेंट नल्स के द्वारा हम लोग ये अलाउ कर सकते हैं कि इसके डाटा पूरा क्लियर कर सकते हैं। बट यहाँ पे परंतु क्या है कि पुनः प्राप्ति के लिए, मैंने फिर से इस डाटा को स्टोर करने के लिए, पुनः प्राप्ति के लिए मतलब अस्थायी रूप से उन्हें वहाँ से हटा देना पड़ता है, ठीक है। फिर उनकी जगह कुछ ऐसी वैल्यू डाल देना पड़ता है जिससे कि आउटपुट पर कोई विपरीत न पड़े। जैसे कि हम लोग कोई भी जैसे कि टेबल हम लोग कोई भी यहाँ पे बनाए तो टेबल में क्या है कि इसको हम लोग नल कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, इसमें डाटा स्टोर है, इसको हम लोग खाली कर सकते हैं। खाली करने के बाद क्या है कि हम इसको अस्थायी रूप से क्या करेंगे, उन्हें वहाँ से हटा देंगे। लेकिन हटाने के बाद क्या होगा कि फिर उनके जगह हम लोग को कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो विपरीत प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो ये इसके नियम्स हैं। RDBMS में नल वैल्यू को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब इसको खाली करने के लिए अस्थायी विधि होती है, माने हम लोग इसको जैसे कि नल हो गया, खाली हो गया, तो इसको अस्थायी विधि हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। जो नल डाटा होता है, नल को यदि गणितीय एक्सप्रेशन में प्रयोग किया जाए तो इसका परिणाम भी नल होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका चौथा है गाइस, चौथा आपका है डाटा कैटलॉग रूल। इस रूल के नियम के अनुसार अगर हम बताना चाहें तो डायरेक्ट आप समझिएगा, इस नियम के अनुसार ये है कि हम किसी भी डाटा को मतलब RDBMS के अंतर्गत में इसके अकॉर्डिंग टू ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिसके द्वारा डेटा को डिस्क्राइब कर सके, क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। मैंने जिसको हम बता सके, इस रूल में यही कहता है, जो चौथा आपका रूल्स है, इस रूल्स में यही कहता है कि कोई भी आपके पास डाटा है उसको हम लोग उसके अनुसार डिस्क्राइब कर सके। अगर डिस्क्राइब कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डाटा कैटलॉग रूल्स हो जाएगा, मतलब चौथा रूल्स को फॉलो करता है, तब हम लोग उसके पांचवें रूल्स में जा सकेंगे, ठीक है। यानी यूजर क्वेरी के माध्यम से ही डेटा का इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं या सुविधा को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे पांचवा है जो हमारा, देखिए जो पांचवा रूल है इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि हम लोग जैसे कि कोई भी जैसे डाटा हो गया, उनको अगर पुनः प्राप्ति करने के लिए हमको बहुत सारे लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज को पूरा मतलब
बहुत लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है डाटा को पुनः प्राप्ति के लिए, लेकिन इस नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो RDBMS होता है उसके द्वारा कम से कम रिलेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। RDBMS की यह लैंग्वेज यूजर के समझ में आने वाला भाषा में होनी चाहिए। माने कोई भी यूजर अगर इसको आइडेंटिफाई करना चाहता है तो इसे मतलब सीधे से एक्सेस कर सके। ठीक है, इसके जो डाटा हैं उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, ताकि यूजर आसानी से डेटाबेस को डिफाइन कर सकता है, आवश्यक पड़ने पर डेटा को प्राप्त कर सकता है और डेटा में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। इस रूल को 5वां में फॉलो किया जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान में रख लीजिएगा कि जो 5वां आपका रूल्स है, इस रूल के अनुसार हम लोग कोई भी डाटा होता है यूजर आसानी से उसको डिफाइन कर सकता है, डिफाइन करने के लिए होता है और आवश्यक पड़ने पर डेटा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जब उसको ज़रूरत होगी तो वो प्राप्त कर लेगा। और तीसरा बात यहाँ पे ये है कि डेटा में कुछ मतलब परिवर्तन करना हो तो उसको कर सके। ये इसके 5वां रूल्स है। अगर 5वां रूल्स पूरा अगर करता है तो फिर हम लोग 6वें रूल्स में चलते हैं। तो जो 6वां रूल्स है हमारा व्यू अपडेशन रूल। ठीक है, माने व्यू का यहाँ पे देखने का वो जो व्यू होता है वो देखने के लिए है, तो कोई भी व्यू में मतलब कोई भी व्यू में थियोरेटिकल रूप से अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यू होगा उसमें थियोरेटिकल रूप से अपडेट किया जा सकता है, वह सिस्टम के द्वारा अपडेबल होना चाहिए। ठीक है, ये इनके 6वें रूल्स है। 7वें रूल्स हमारा जो है 7वां रूल्स हम लोग चलिए पढ़ते हैं। 7वां जो हमारा रूल्स यहाँ पे दिया गया है, हाई लेवल DML लैंग्वेज। हाई लेवल DML लैंग्वेज क्या होता है? हम लोग DML पढ़े हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है वहाँ पे कि हम लोग कोई भी जैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो 7वां रूल्स है इसमें यही कहा गया है कि जो हमारा डाटा रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे डाटा रिकॉर्ड्स हैं टेबल फॉर्म में जो RDBMS के अंतर्गत में हमारा जो डाटा रिकॉर्ड के रूप में रखे गए हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने अनुसार इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसका पूरा सपोर्ट मतलब होना चाहिए इसके अंतर्गत में। 7वां जो आपका DML है माने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है, इसके अंतर्गत में ये सब होना चाहिए, तब ये हमारा 7वां रूल फॉलो करता है। 8वां रूल हमारा है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हमने बताए हुए हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें दिया गया है। देखिए, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि डेटा के अंतर्गत फिजिकल लेवल पर संग्रहित होता है, माने स्टोर किया जाता है डाटा को। ठीक है, इस लेवल में संग्रहित डेटा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात मतलब होना चाहिए। इस रूल है, ठीक है, ये जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है इसके रूल्स हैं कि सबसे पहला क्या है कि डेटा अंतर्गत फिजिकल लेवल पर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है कि इस लेवल पर संग्रहित डेटा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तब इस रूल्स को फॉलो करेगा। अर्थात यदि डेटा को संग्रह विधि यानी उसके स्टोरेज मेथड में यदि कोई बदलाव किया जा रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन लेवल पर स्ट्रक्चर भी कोई बदलाव किया जाए यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, माने जो उसके स्ट्रक्चर है उसके में बदलाव किया जाए ये आवश्यक नहीं होता है, जिससे यूजर को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ओके, 9वां आपका है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में माने RDBMS में इस नियम के अनुसार यदि किसी टेबल का व्यू में कोई भी लॉजिकल परिवर्तन करना हो तो इसके लिए प्रोग्राम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार से लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंतर्गत में हमारा कुछ भी प्रोग्राम्स जो हैं उनको यदि बदलना हो, ठीक है, परिवर्तन करना हो तो उसको मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रोग्राम में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं। टेबल में किसी फील्ड को हटाना हो या किसी नए फील्ड को जोड़ना या किसी फील्ड को साइज घटाना या बढ़ाना आदि परिवर्तन को लॉजिकल परिवर्तन कहा जाता है। माने किसी भी फील्ड्स में लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के यहाँ डायरेक्ट समझेंगे। लॉजिकल डाटा में लॉजिकल इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो डाटा होते हैं वहाँ पे हम अपने अनुसार, यहाँ पे डायरेक्ट इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्र होता है, तो इसके जो फील्ड्स हैं जहाँ पे मतलब डाटा को स्टोर किया जाता है उसके अनुसार हम उसके फील्ड के अनुसार हम किसी भी डाटा को उसके साइज के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं, किसी भी डाटा को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ये परिवर्तन देता है इस नियम के अनुसार। ऐसे परिवर्तन करने पर उस टेबल से संबंधित बने हुए प्रोग्राम से परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा 10वां है वो है इंटीग्रिटी रूल्स। तो चलिए 10वां पढ़ते हैं।
10वां आपका ये कह रहा है कि आरडीबी में इसके अंतर्गत में जिसको इसकी इंटीग्रिटी होती है, ठीक है, इंटीग्रिटी होती है, उसकी जांच करने की योग्य होने चाहिए। टेबल या व्यू को डिफाइन करने की तरह इंटीग्रेट कंस्टेंट भी कैटेगरी में संग्रहित होने चाहिए। मैंने इसके जो डिफिनेशन है उसको क्या क्या इंटीग्रिटी कंस्टेंट भी कैटेगरी मतलब कैटेगरी के रूप में संग्रहित होने चाहिए, ठीक है। यदि किसी इंटीग्रिटी में परिवर्तन करना हो तो बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम में परिवर्तन के इनमें परिवर्तन करना संभव नहीं हो, मतलब संभव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है उसमें प्रोग्राम परिवर्तन करने के लिए उसके परिवर्तन करना संभव होना चाहिए, ये रूल्स देता है 10 नंबर, ठीक है। अब 11वां रूल्स जो है उसके बारे में चलिए समझते हैं। आपका 11वां जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी हम लोग डाटा जो होता है उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो नेटवर्क के माध्यम से होता है, ठीक है। तो चलिए वही जानते हैं हम लोग कि जब डेटा नेटवर्क पर होता है, माने सर्वर या समझ सकते हैं नेटवर्क पर जब होता है, तो उस डेटा को विभिन्न प्रयोगकर्ता जो होते हैं कार्य करते हैं। समस्त प्रयोगकर्ता को पूर्ण डेटाबेस ना देकर उन्हें उनके कार्य के अनुसार डेटा का उतना ही दिया जाता है जितना मतलब डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र तथा डेटाबेस के प्रयोक्ताओं से छिपा होना चाहिए, ठीक है। माने जितना भी हमको ज़रूरत है उतना ही उनको दिया जाता है, उससे अधिक जो हम लोग चाहते हैं वो वहाँ से छुपा रहना चाहिए। ये उसके डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंस के अंतर्गत में आता है। हमारा जो 12वां रूल है उसको चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए जो हमारा 12वां रूल है, इस रूल के अनुसार हम लोग समझें तो यहाँ पे जो डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस के रिकॉर्ड जो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो करने के लिए हम लोग इंटरफेस या क्वेरी जो लैंग्वेज होता है प्रदान की जा रही है, ठीक है। अगर वह डेटाबेस में लगी गई हुई इंटीग्रिटी जो हो वह सुरक्षा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, माने सिक्योरिटी के रूप में कार्य करना चाहिए। ये 12वां रूल कह रहा है। कोई भी जैसे हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे हैं या डाटा को हम लोग किसी के पास भेज रहे हैं तो वो एक सिक्योर के माध्यम से हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ पे वही 12वां जो कह रहा है कि हम लोग जो किसी भी डाटा को एक्सेस करते हैं या रिकॉर्ड को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या इंटीग्रिटी व सुरक्षा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, अर्थात उसके द्वारा इंटीग्रिटी के अनुरूप ही रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपने ये जो 12 नियम हैं इनके, ये सब के बारे में आपने समझा होगा कि ये रूल्स क्या फॉलो कराते हैं, ठीक है। इनके जितने भी रूल्स हैं ये केवल रूल्स यहाँ पे समझना है कि क्या फॉलो कराते हैं, यहाँ पे उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या इनके रूल्स है, ठीक है। उसी पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय।